हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ लिटरेचर, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हम 100 मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोगों की केपीपीएससी के एसएसटी जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेक्चरर के पोस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और बाकी जो वन पेपर एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिहाज से भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, लिटरेचर मेनली रेफर्स टू, लिटरेचर कौन सी चीज़ की तरफ ज़्यादातर इशारा करता है? साइंटिफिक राइटिंग की तरफ, आर्टिस्टिक रिटन एक्सप्रेशन की तरफ, पॉलिटिकल स्पीचेस की तरफ, या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की तरफ? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा बी नंबर, आर्टिस्टिक रिटन एक्सप्रेशंस। जो हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और उसको एक आर्टिस्टिक तरीके में, मतलब आर्ट के ज़रिए, पोइट्री के ज़रिए, नॉवेल के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लिटरेचर। उस पीस ऑफ राइटिंग को हम नाम देते हैं, मतलब वो पीस ऑफ राइटिंग जिसमें एक्सप्रेशन ज़ाहिर किए गए हों। कोई राइटर अपनी एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करता है, उस पीस ऑफ राइटिंग को हम कहते हैं लिटरेचर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन हु राइट्स बुक्स और लिटरेरी वर्क्स इज कॉल्ड, जो बंदा किताबें वगैरह लिखता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑथर कहते हैं, जो किताबें लिखता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द मेन कैरेक्टर ऑफ अ स्टोरी इज कॉल्ड, जो मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट। जो हीरो होता है उसको लिटरेचर के टर्मिनोलॉजीज में हम प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं, ये हमारा हीरो होता है। नरेटर जो स्टोरी को बयान करता है, विलन जो विलन होता है प्रोटैगोनिस्ट के अपोजिट जो होता है उसको हम विलन कहते हैं, और विलन को हम एंटागोनिस्ट भी कहते हैं लिटरेरी टर्मिनोलॉजीज में। तो द मेन कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का, वो प्रोटैगोनिस्ट होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द कैरेक्टर अपोजिंग द प्रोटैगोनिस्ट इज कॉल्ड, जो कैरेक्टर प्रोटैगोनिस्ट के खिलाफ काम करता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। एंटागोनिस्ट वो कैरेक्टर होता है जो कि प्रोटैगोनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर या हीरो के खिलाफ काम करता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, अ लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव इज कॉल्ड, जो एक लंबा फिक्शनल नैरेटिव होता है, एक स्टोरी नरेट होती है जिसमें, और उसकी लेंथ ज़्यादा हो लेकिन वो फिक्शनल भी हो, मतलब वो हकीकी ना हो, फिक्शन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऐसी स्टोरी को हम कहते हैं नॉवेल, जिसमें हम एक लॉन्ग फिक्शनल स्टोरी बयान करते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, अ शॉर्ट फिक्शनल स्टोरी इज कॉल्ड, जो शॉर्ट फिक्शनल स्टोरी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। सेवन नंबर है, लिटरेरी वर्क रिटन इन वर्स इज कॉल्ड, जो वर्स में, शायरी में लिखा जाता है तो उस पीस ऑफ राइटिंग को हम क्या कहते हैं? उस पीस ऑफ राइटिंग को हम कहते हैं पोइट्री, शायरी। जाहिर सी बात है, जो वर्स में मतलब मिसरों में, शायरी में, रिदम में जो बात कही जाए उसको क्या कहते हैं? उसको हम पोइट्री कहते हैं, यानी कि शायरी। एट नंबर क्वेश्चन है, अ स्टोरी रिटन अबाउट समवन्स लाइफ बाय अनदर पर्सन इज कॉल्ड, एक कहानी जो कि किसी शख्स के बारे में कोई लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी वो पीस ऑफ राइटिंग होती है जो कि एक शख्स दूसरों की ज़िंदगी के बारे में लिखता है, उसको हम कहते हैं बायोग्राफी। नाइन नंबर है, अ स्टोरी रिटन बाय अ पर्सन अबाउट हिज ओन लाइफ, जब कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद लिखता है तो उस पीस ऑफ राइटिंग को हम क्या कहते हैं? उस पीस ऑफ राइटिंग को हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। यानी किसी शख्स के बारे में अगर कोई लिखता है उसको बायोग्राफी कहते हैं, और अगर वो शख्स अपने बारे में खुद लिखता है तो फिर उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, अ प्ले परफॉर्म्ड ऑन स्टेज इज कॉल्ड, जो स्टेज पर एक प्ले परफॉर्म होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ड्रामा। ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, द पर्सन हु राइट्स अ प्ले इज कॉल्ड, जो एक प्ले लिखता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ड्रामाटिस्ट कहते हैं। ड्रामाटिस्ट जो प्ले लिखता है, जो पोइट्री लिखता है उसको पोइट कहते हैं, जो नॉवल लिखता है उसको नॉवलिस्ट कहते हैं, और जो एसेज लिखता है उसको हम एसेइस्ट कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, द टाइम एंड प्लेस ऑफ अ स्टोरी इज कॉल्ड, जो टाइम और प्लेस है किसी भी स्टोरी का तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेटिंग। उसे हम कहते हैं सेटिंग। किसी भी स्टोरी में हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स हो गया, थीम हो गया, सेटिंग्स हो गई, उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारी एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी हैं। तो सेटिंग जो एक एलिमेंट ऑफ स्टोरी है, इसमें क्या क्या होता है? टाइम होता है और प्लेस, मतलब कोई भी स्टोरी कहाँ पर और किस वक्त बयान हो रही है। टाइम ड्यूरेशन क्या है? 1900 है, 1800 है। प्लेस क्या है? लंदन में हो रही है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, इंडिया है, क्या है?
13 नंबर क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी इज कॉल्ड, जो इवेंट्स होते हैं किसी भी स्टोरी में मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स की जो सीक्वेंस होती है कि कौन सा इवेंट किसके बाद आएगा, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, उस सीक्वेंस को हम कहते हैं प्लॉट। इंग्लिश जो लिटरेचर है उसमें स्टोरी का जो प्लॉट होता है तो वो हमारे पास इस स्ट्रक्चर में होता है। यहाँ पर हम जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, यहाँ पर राइजिंग एक्शन होता है, यहाँ पर हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट होता है, यहाँ पर फिर फॉलिंग एक्शन आ जाता है और यहाँ पर रेजोल्यूशन आ जाता है, यानी कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो है तो वो रिजॉल्व हो जाता है। सबसे पहले कैरेक्टर्स को और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर राइजिंग एक्शन है यानी कि वो जो स्टोरी है वो आगे की तरफ बढ़ती है, पीक पॉइंट पर पहुँचती है, इसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, और फिर फॉलिंग एक्शन होता है, एक्शन रिजोल्यूशन की तरफ जाता है और एंड में रिजॉल्व हो जाता है जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसको कलेक्टिवली हम कहेंगे प्लॉट। फिर 14 नंबर है द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ लिटरेरी वर्क इज कॉल्ड, जो लिटरेरी वर्क है कोई भी लिटरेचर है तो उसका जो सेंट्रल आइडिया है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल आइडिया को हम कहते हैं थीम, थीम ऑफ द स्टोरी। 15 नंबर क्वेश्चन है अ स्ट्रगल बिटवीन कैरेक्टर्स इज कॉल्ड, जो कैरेक्टर्स के दरमियान में एक स्ट्रगल जदोजहद होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। मतलब एक कैरेक्टर एक तरह का काम करता है, दूसरा कैरेक्टर दूसरे की तरह दूसरा काम करता है, तो वो जो उनके दरमियान टसल होती है, स्ट्रगल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। 16 नंबर है द नरेटर हु यूजेज आई इज कॉल्ड, जो नरेटर मतलब स्टोरी बयान करने वाला आई प्रोनाउन को यूज़ करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन नरेटर उसको कहते हैं, और वो जो नरेशन करता है उसको हम फर्स्ट पर्सन नरेशन कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है द नरेटर हु नोज एवरीथिंग अबाउट कैरेक्टर इज कॉल्ड, एक नरेटर मतलब एक स्टोरी बयान करने वाला जो कि कैरेक्टर्स के बारे में सब कुछ जानता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस नरेटर को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओमनिशिएंट नरेटर, मतलब जो कैरेक्टर्स के बारे में सब कुछ जानता हो। लिमिटेड नरेटर जो थोड़ा बहुत जानता हो कैरेक्टर्स के बारे में, और फर्स्ट पर्सन नरेटर जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया फर्स्ट पर्सन में। 18 नंबर क्वेश्चन है वर्ड्स दैट इमिटेट नेचुरल साउंड्स आर कॉल्ड, वो वाले अल्फाज जो नेचुरल साउंड को इमिटेट करते हैं उसको जाहिर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओनोमेटोपिया। ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ओनोमेटोपिया जब अल्फाज जो एक राइटर यूज़ करता है वो उस एक्शन को इन इटसेल्फ रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बजिंग ऑफ बीज, तो बजिंग का जो वर्ड है तो वो उस बजिंग के एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस बजिंग के वर्ड को हम क्या कहेंगे, ओनोमेटोपिया कहेंगे। बाकी जो ऑप्शन है मेटाफर है, जब हम एक चीज़ को डायरेक्टली दूसरी चीज़ करार देते हैं तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अली शेर है। आयरनी कहते हैं जब हम एक बात करते हैं लेकिन हमारा मकसद दूसरी बात करनी हो, तो उसको हम आयरनी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीचर कहता है कि आप तो बहुत जल्दी आए हो, कोई स्टूडेंट लेट आता है और उसको जब हम ये कहते हैं तो फिर उसको हम आयरनी कहेंगे। और हाइपरबली कहते हैं जब एग्जैजरेशन को, जब हम किसी चीज़ को हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर या हद से ज़्यादा कम करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हाइपरबली कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है अ कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज इज कॉल्ड, जब कंपैरिजन होती है, तशबीह दी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिमिली। 20 नंबर क्वेश्चन है अ डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग एज और लाइक वर्ड्स आर कॉल्ड मेटाफर, मतलब डायरेक्टली जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ करार देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेटाफर। 21 नंबर क्वेश्चन है एक्सैजरेशन फॉर एम्फसिस इज कॉल्ड, मतलब किसी बात पर जोर देने के लिए जो एक्सैजरेशन मुबालिगा आराई होती है, बात को बढ़ा चढ़ा कर प्रेजेंट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको ऑप्शन ए करेक्ट आएगा और हाइपरबली कहते हैं लिटरेचर में। 22 नंबर क्वेश्चन है गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन लिविंग थिंग्स, ह्यूमन क्वालिटीज़ जब नॉन लिविंग थिंग्स को दी जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि माई लैपटॉप लव्स मी, मेरा लैपटॉप मुझसे मोहब्बत करता है, तो लैपटॉप तो अब मोहब्बत नहीं कर सकता, नॉन लिविंग है, लेकिन उसको हमने मोहब्बत करना जो ह्यूमन क्वालिटी है वो दे दी है, तो इसको हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। 23 नंबर क्वेश्चन है अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अनदर आइडिया इज कॉल्ड, एक लफ्ज़ जो कि दूसरी आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करती है, मतलब उससे मुराद वही चीज़ नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे
उसको हम कहेंगे सिंबल, मतलब एक निशान के तौर पर हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम डार्क कलर्स जो हैं, जो ब्लैक कलर की बात करते हैं, तो वहाँ पर ईवल हम ज़ाहिर करते हैं, तो हम डार्क कलर को एज अ सिंबल यूज़ करते हैं। या हम वाइट कलर को यूज़ करते हैं, तो वाइट कलर पीस की निशानी होती है। या हम फाख्ता का जिक्र करते हैं, तो वो भी पीस की एक निशानी है। तो ये जितने भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, ये एज अ सिंबल यूज़ करते हैं। तो अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अनदर आइडिया इज कॉल्ड अ सिंबल। 24 नंबर क्वेश्चन है, ऑपोजिट मीनिंग इंटेंडेड देन व्हाट इज सेड। जो कहा जाए और उसकी अपोजिट मीनिंग हमारी मुराद हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आयरनी। मतलब जो डबल मीनिंग वाले अल्फाज होते हैं। जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको एग्जांपल दिया कि कोई स्टूडेंट लेट आता है, तो उस पर तंज करने के लिए कोई टीचर लेट्स सपोज कहता है कि आज तो आप दोबारा बहुत जल्दी आए हैं। तो मतलब वो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जल्दी ही आए हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट करना चाह रहा होता है कि आप लेट आए हैं, तो उसको हम कहते हैं आयरनी। 25 नंबर है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। जब कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होती है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन को हम कहते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। 26 नंबर है, रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड। तो वोवल साउंड की रिपीटिशन को हम क्या कहेंगे? वोवल साउंड की रिपीटिशन को हम कहेंगे एसोनेंस। ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, अ लाइन ऑफ पोइट्री इज कॉल्ड। जो एक शेर में जो मिसरा होता है, तो एक मिसरे को हम क्या कहते हैं? मिसरे को हम कहते हैं वर्स, या इसको हम लाइन भी कह सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ लाइन्स इन अ पोएम इज कॉल्ड। एक पोएम में जो ग्रुप ऑफ लाइन्स होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ लाइन्स को हम कहते हैं स्टेंजा। स्टेंजा हम उसको कहते हैं। 29 नंबर है, राइमिंग पैटर्न इन पोइट्री इज कॉल्ड। जो राइमिंग पैटर्न है, एक तरतीब होती है राइमिंग अल्फाज की पोइट्री में, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं राइमिंग स्कीम। मतलब कौन सी लाइन कौन सी दूसरी लाइन के साथ राइम कर रही है। लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर जो है तो वो थर्ड नंबर के साथ, और सेकंड नंबर जो है तो वो फोर्थ नंबर के साथ राइम कर रही है। तो एक जैसे अल्फाज जो होते हैं उसको हम एक नंबर दे देते हैं, दे देते हैं, और फिर ये से अलग है तो इसको हम बी दे देते हैं। लेकिन फिर ये एक जो है तो इन राइमिंग है थर्ड नंबर के साथ, तो फिर दोबारा इसको हम ए का नाम दे देते हैं। और सेकंड नंबर जो है तो वो इन राइमिंग है फोर्थ लाइन के साथ, तो इसको दोबारा फिर बी का नाम दे देंगे। तो इसको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? राइमिंग स्कीम। इस स्टेंजा का राइमिंग स्कीम क्या होगा? ए बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, द रिदम ऑफ अ पोइम। जो पोइम की ओवरऑल रिदम होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मीटर कहते हैं। 31 नंबर है, अलॉन्ग नैरेटिव पोएम अबाउट हीरोइक डीड्स। मतलब जो एक हीरोइक काम होते हैं, हीरो वाले जो काम होते हैं, उसके बारे में जो एक नैरेटिव पोएम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एपिक। उसको एपिक कहा जाता है। इसको उर्दू में मसनवी कहते हैं। 32 नंबर है, अ शॉर्ट पोएम एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स इज कॉल्ड। मतलब एक छोटी सी पोएम जो कि पर्सनल फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लिरिक कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। 33 नंबर है, अ पोएम प्रेजिंग समथिंग इज कॉल्ड। एक ऐसी नज्म जो किसी की तारीफ करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ओड। ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, अ पोएम मॉर्निंग समवंस डेथ। किसी की डेथ, उसकी मौत पर मातम करना, मॉर्निंग करना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एलिजी कहते हैं। उर्दू में इसको मरसिया कहा जाता है। 35 नंबर है, अ नैरेटिव पोएम टेलिंग अ स्टोरी। एक नैरेटिव पोएम जो कि एक स्टोरी बयान करता है, तो स्टोरी बयान करने वाले पोएम को हम क्या कहते हैं? स्टोरी बयान करने वाले पोएम को हम बैलेट कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। 14 लाइन्स की जो एक पोएम होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सोनेट कहते हैं। 14 लाइन्स इसमें होती हैं। यूजुअली पहले 8 लाइन्स और फिर उसके बाद 6 लाइन्स होती हैं। इसको हम इसको हम सोनेट कहते हैं। 37 नंबर है, शेक्सपियरियन सोनेट कंटेन्स। जो शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखे हैं, उसमें कितने लाइन्स होते हैं? तो शेक्सपियरियन सोनेट में हमारे पास 14 लाइन्स होते हैं। पहले 8 लाइन्स और फिर उसके बाद 6 लाइन्स होते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमरियस इमिटेशन ऑफ सीरियस वर्क। जो एक संजीदा काम होता है, उसका हम जब मज़ाहिया उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी इमिटेशन करते हैं, इमिटेट मतलब उसको कॉपी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पैरोडी। किसी की, ये टीचर्स की, जो जब हम पैरोडी करते हैं, तो टीचर्स वो उनका जो एटीट्यूड या बात करने का तरीका है, तो वो एक सीरियस वर्क है, हम उसको इमिटेट करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये बंदा पैरोडी कर रहा है। और हमारा मकसद ह्यूमर होता है, तो इसीलिए इसको हम पैरोडी कहते हैं। 39 नंबर है, लिटरेचर
क्रिटिसाइजिंग सोसाइटी मतलब वो लिटरेचर जो कि सोसाइटी को, मुआशरे को क्रिटिसाइज़ करता है, उसको तंज का निशाना बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सैटायर। ऑप्शन ए करेक्ट आता है। क्रिटिसाइजिंग जो लिटरेचर होता है उसको हम सैटायर कहते हैं। 40 नंबर है अ स्टोरी विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स टीचिंग अ मॉरल मतलब वो वाली स्टोरी जिसमें कैरेक्टर्स एनिमल्स होते हैं और उसका मकसद एक सबक सिखाना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फेबल। फेबल ऐसी स्टोरी जिसमें कैरेक्टर्स एनिमल्स होते हैं और वो एक लेसन हमें सिखाते हैं, उसको हम फेबल कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है सडन इंसाइट बाय अ कैरेक्टर अचानक जो इंसाइट्स होते हैं कैरेक्टर के उसको क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं एपिफैनी। एपिफैनी कहते हैं जब कोई भी कैरेक्टर स्टोरी में डीप इंसाइट्स रखता हो, मतलब वो जायज़ा डीप ले रहा हो, उसको हम एपिफैनी कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है टर्निंग पॉइंट ऑफ अ स्टोरी। स्टोरी का जो टर्निंग पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमैक्स कहते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया था कि यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, राइजिंग एक्शन होता है, ये हमारे पास क्लाइमैक्स होता है, यहाँ पर फिर फॉलिंग एक्शन होता है। तो टर्निंग पॉइंट मतलब यहाँ से एक्शन यहाँ पर टर्न होता है, तो इस पॉइंट को हम क्लाइमैक्स बोलते हैं। 43rd नंबर क्वेश्चन है द बिगिनिंग ऑफ अ स्टोरी। स्टोरी की जो स्टार्ट होती है, ये वाला पॉइंट जो होता है किसी भी स्टोरी का, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन मतलब स्टार्टिंग, बिगिनिंग ऑफ अ स्टोरी, जहाँ पर कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और साथ साथ में कॉन्फ्लिक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है एंडिंग ऑफ अ स्टोरी। जो ये स्टोरी की एंडिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं? तो एंडिंग ऑफ अ स्टोरी को हम रिजोल्यूशन कहते हैं, जहाँ पर वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो जाता है। 45 नंबर है द एटमॉस्फेयर ऑफ अ स्टोरी। जो स्टोरी का एटमॉस्फेयर होता है ओवरऑल, उसको हम क्या कहते हैं? मूड ऑफ द स्टोरी कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है राइटर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स सब्जेक्ट। राइटर का जो एटीट्यूड होता है, रवैया होता है, जो स्टोरी का सब्जेक्ट है, मेन पॉइंट है उसकी तरफ, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टोन कहते हैं उसको। मतलब किसी भी स्टोरी का टोन जो है तो वो सैड भी हो सकता है, हैप्पी भी हो सकता है, इंथुजियास्टिक भी हो सकता है, नेशनलिस्टिक भी हो सकता है, तो उसको हम टोन ऑफ द स्टोरी कहेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है मोरल लेसन ऑफ अ स्टोरी। जो स्टोरी का मोरल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं थीम ऑफ द स्टोरी। 48 नंबर क्वेश्चन है रिपीटिशन एट द बिगिनिंग ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस के स्टार्ट में जब रिपीटिशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एनाफोरा। 49 नंबर क्वेश्चन है कॉन्ट्रास्ट ऑफ आइडियाज इन बैलेंस्ड फ्रेजेस। जो कंट्रास्ट होती है आइडियाज़ में, दो आइडियाज़ हैं उसके दरमियान जो कंट्रास्ट है, इख्तिलाफ है, उस इख्तिलाफ को हम क्या नाम देते हैं? उसको हम कहते हैं एंटीथीसिस। मतलब एक आइडिया है, दूसरा आइडिया इसके अपोजिट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस आइडिया को इसका एंटीथीसिस कहेंगे। एक थीसिस हो जाएगा और दूसरा इसके अपोजिट जो है उसको हम एंटीथीसिस कहेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है डेलिबरेट अंडरस्टैंडमेंट। डेलिबरेट अंडरस्टैंडमेंट को हम क्या कहते हैं? लेटॉट्स कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। 51 नंबर है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जो इंग्लिश पोइट्री के फादर हैं वो किसे कहा जाता है? वो जियोफ्री चॉसर को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जियोफ्री चॉसर को कहा जाता है। शेक्सपियर के बारे में है तो आप लोग बताएं कि शेक्सपियर को क्या कहा जाता है। 52 नंबर है शेक्सपियर बिलोंग टू। शेक्सपियर किस एज से ताल्लुक़ रखता है? तो शेक्सपियर ताल्लुक़ रखता है एलिज़ाबेथन एज से। इंग्लिश लिटरेचर में मुख्तलिफ एजेस हैं तो शेक्सपियर ताल्लुक़ रखता है एलिज़ाबेथन एज से। 53rd नंबर क्वेश्चन है रोमांटिक एज एम्फेसाइज। जो एक एज है इंग्लिश लिटरेचर में, उसको हमें रोमांटिक एज का नाम देते हैं, वो किस चीज़ पर ज़ोर देता है? तो वो इमोशन पर और नेचर पर ज़ोर देता है। इमोशंस पर और नेचर यानी कि कुदरत पर, ग्रीनरी पर, जो जंगलात हैं उसकी ब्यूटी पर, इन सारी चीज़ों पर रोमांटिक एज जो है, तो रोमांटिक एज में जो लिटरेचर लिखा गया है वो इस पर गौर करता है। 54 नंबर है विक्टोरियन एज इज एसोसिएटेड विद। विक्टोरियन एज किसके साथ ताल्लुक़ रखता है? तो विक्टोरियन एज क्वीन विक्टोरिया के साथ ताल्लुक़ रखता है, इनकी वजह से इसको हम विक्टोरियन एज कहते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है मॉडर्न एज स्टार्टेड अराउंड। जो मॉडर्न एज है वो तकरीबन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो 1900 से स्टार्ट होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है अ स्पीच बाय अ कैरेक्टर अलोन ऑन द स्टेज। स्टेज पर जब अकेले कोई कैरेक्टर स्पीच करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सोलिलिक्वी कहते हैं। सोलिलिक्वी मतलब जो एक कैरेक्टर स्टेज पर अकेले ही बात कर रहा हो तो उसको हम सोलिलिक्वी कहते हैं।
77 नंबर है कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के दरमियान में कन्वर्सेशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम डायलॉग कहते हैं। 78 नंबर है अ कैरेक्टर स्पीकिंग टू हिमसेल्फ। एक कैरेक्टर जो अपने आप से बातें कर रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सोलिलिक्वी कहेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सोलिलिक्वी, सॉरी यहाँ पर हम इसको मोनोलॉग कहेंगे, ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं आता। स्पीच बाय ए कैरेक्टर एलोन, जब एक कैरेक्टर स्पीच कर रहा हो, बात कर रहा हो, उसको हम मोनोलॉग कहते हैं। जब दो कैरेक्टर्स या ज़्यादा कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हों तो उसको हम डायलॉग कहते हैं। और जब एक कैरेक्टर अपने से बात कर रहा हो तो उसको हम सोलिलिक्वी कहेंगे। मोनोलॉग और सोलिलिक्वी में ये फ़र्क है कि मोनोलॉग वो कैरेक्टर वो जो बात है तो वो ऑडियंस को अकेले बता रहा होता है, और जब वो कैरेक्टर खुद से बात कर रहा होता है अकेले में तो उसको हम सोलिलिक्वी कहते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है अ ब्रीफ कमेंट टू ऑडियंस अनहर्ड बाय अदर्स। मतलब जो एक छोटा सा कमेंट होता है जो ऑडियंस सामीन को दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एसाइड कहते हैं। लेकिन इस कमेंट का अदर्स मतलब कैरेक्टर्स को पता नहीं होता, उसको हम कहते हैं एसाइड। 80 नंबर है ग्रीक ट्रेजिडी राइटर। इनमें से जो ग्रीक ट्रेजिडी राइटर है तो वो कौन है, तो वो हमारे पास सोफोक्लीज है। सोफोक्लीज हमारे पास ग्रीक मतलब यूनानी ट्रेजिडी राइटर है। मिल्टन जो है तो वो इन्होंने ज़्यादातर एपिक्स लिखी है, इंग्लिश एपिक्स लिखी है। और लॉर्ड बायरन और जो कीट्स हैं तो ये पोइट्स हैं, रोमांटिक पोइट्स हैं, रोमांटिक एज के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है द इलियड वॉज रिटन। ये एक किताब है तो द इलियड वॉज रिटन, इलियड किसने लिखा, तो ये होमर ने, होमर इसके राइटर हैं, ये ग्रीक राइटर हैं। 82 नंबर है डिवाइन कॉमेडी वॉज रिटन बाय। डिवाइन कॉमेडी जो एक किताब है तो ये किसने लिखी है, ये लिखी है डांटे ने। डांटे ऑप्शन ए करेक्ट आता है। 83 नंबर क्वेश्चन है पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय। पैराडाइज लॉस्ट जो एक किताब है तो ये किसने लिखी है, पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन ने लिखी है। इनका पूरा नाम है जॉन मिल्टन। 84 नंबर क्वेश्चन है पोइट्री ऑफ नेचर इज एसोसिएटेड विद। जो कुदरत के बारे में शायरी है तो वो ज़्यादातर किसके साथ ताल्लुक़ रखती है, वो वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ हमारे पास एक रोमांटिक पोइट है। स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि रोमांटिसिज्म का मतलब था कि ह्यूमन इमोशंस और नेचर कुदरत के बारे में लिखना। तो वर्ड्सवर्थ जो है तो वो एक बहुत बड़े रोमांटिक पोइट है। वर्ड्सवर्थ के साथ साथ जो और रोमांटिक पोइट्स हैं तो वो शेले है, कीट्स है, कॉलरिज है, सैमुअल टेलर कॉलरिज जिनको एस.टी. कॉलरिज कहा जाता है। तो ये सारे हमारे पास रोमांटिक पोइट हैं और इन्होंने वो वाली पोइट्री लिखी है जो कि नेचर से ताल्लुक़ रखती है। 85 नंबर क्वेश्चन है द वेस्ट लैंड वॉज रिटन बाय। जो वेस्ट लैंड है तो वो किसने लिखी है, वेस्ट लैंड जो है तो वो लिखी है टी.एस. इलियट ने। 86 नंबर क्वेश्चन है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये जो एक नॉवल है, एक वर्क ऑफ लिटरेचर है, ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है जेन ऑस्टन ने। ये एक फीमेल राइटर है, इन्होंने ये वाला नॉवल जो है तो वो लिखा है। 87 नंबर है हैमलेट इज़ रिटन बाय। हैमलेट एक ड्रामा है, ये किसने लिखा है, तो हैमलेट एक अच्छा यहाँ पर है कि हैमलेट इज़ हैमलेट क्या है, हैमलेट हमारे पास एक ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी। और ये किसने लिखी है, ये शेक्सपियर ने लिखी है। शेक्सपियर की कुछ जो बड़ी ट्रेजिडीज़ हैं उनमें से हैमलेट शामिल है और उसके साथ साथ मैकबेथ भी है। 88 नंबर क्वेश्चन है मैकबेथ वॉज रिटन बाय। मैकबेथ किसने लिखा, ये जो एक ड्रामा है जो कि ट्रेजिडी है, ये किसने लिखी, ये शेक्सपियर ने लिखी है। 89 नंबर क्वेश्चन है ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट एक नॉवेल है, ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है चार्ल्स डिकन्स ने। चार्ल्स डिकन्स ने ओलिवर ट्विस्ट लिखा है, ये इनकी बहुत मशहूर इनका एक नॉवल है। इसके साथ साथ ग्रेट एक्सपेक्टेशन है तो वो भी चार्ल्स डिकन्स ने लिखी है और ये दो इनकी बहुत ज़्यादा मशहूर नॉवेल्स हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है वदरिंग हाइट्स। वदरिंग हाइट्स जो कि एक नॉवल है वो किसने लिखा है, तो वो लिखा है एमिली ब्रॉन्टे ने। ए नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा, एमिली ब्रॉन्टे। 91 नंबर क्वेश्चन है टेस्ट ऑफ द डी अर्बिबल्स। इसके अथर कौन है, ये एक नॉवल है तो इसके अथर कौन है, इसके अथर है थॉमस हार्डी। ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है वेटिंग फॉर गॉडॉट। वेटिंग फॉर गॉडॉट एक ड्रामा है, ये ड्रामा किसने लिखा है, प्ले है तो ये प्ले लिखा है सैमुअल बेकेट ने, सैमुअल बेकेट।
93rd नंबर क्वेश्चन है पिग्मेलियन। पिग्मेलियन एक ड्रामा है, ये किसने लिखा है, इसके ड्रामाटिस्ट कौन है, तो इसके ड्रामाटिस्ट है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। 94 नंबर है एनिमल फार्म, जो कि एक नोवेला है, वो किसने लिखा है, वो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। जॉर्ज ऑरवेल के दो इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं, एक एनिमल फार्म और दूसरा जो है तो वो 1984 भी जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। जॉर्ज ऑरवेल के 1984 को प्रोफेटिक नॉवेल भी कहा जाता है या प्रोफेटिक पीस ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता है। 96 नंबर है द ओल्ड मैन एंड द सी, ये एक नोवेला है, एक शॉर्ट स्टोरी है, ये किसने लिखी है, तो ये है हेमिंगवे, इसके राइटर हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। 97 नंबर है नोबेल प्राइज विनिंग प्ले राइट, इनमें से जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है वो कौन है, तो इनमें से जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है वो है शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इनका पूरा नाम है। 98 नंबर है लिटरेचर मेनली एक्सप्रेसेस, लिटरेचर किस चीज़ के बारे में बात करता है, लिटरेचर ज़्यादातर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करता है, इंसानी तजर्बात के बारे में बात करता है, ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात करता है। 99 नंबर क्वेश्चन है लिटरेचर यूजेस, लिटरेचर किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो वो इमेजिनेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। फैक्ट्स जो है तो वो ज़्यादातर साइंटिफिक मेथड्स में यूज़ होते हैं, नंबर्स एंड फार्मूलाज जो है तो वो मैथमेटिकल प्रोसेस में या मेथड में यूज़ होते हैं। लिटरेचर में ज़्यादातर इमेजिनेशंस यूज़ होते हैं। इस वीडियो का लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन है लिटरेचर हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, लिटरेचर हमारी किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है, तो ह्यूमन इमोशंस एंड लाइफ, ह्यूमन लाइफ एंड इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में लिटरेचर हमारी मदद करता है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 100 इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ को, लिटरेचर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।